हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो? बढ़िया हो सारे? तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हमारा क्लास 12th की मैं इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट करा रहा हूँ, बहुत अच्छे से करा रहा हूँ, आप सभी को पता भी है। ठीक है। हाँ, थोड़ी सी दिक्कत ये है कि जो मैंने पहले वीडियो अपलोड की थी उनमें थोड़ा धुंधलापन सा है, ब्लर हो रही है थोड़ी सी। तो आप लोग समझ लेना, आप अपनी बुक खोल के और बुक के अकॉर्डिंग पढ़ना। सारी हेडिंग्स मैंने क्लियर करी है। जिन वीडियो में साफ साफ नहीं चमक रहा, आप लोग उनको केवल और केवल सुनने का काम करें। अब से वीडियो की क्वालिटी और साउंड दोनों की दोनों बेस्ट मिलेगी। तो आइए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं आज का अपना कंटेंट। आज जो है, आज ये पार्ट लगभग 5 है और पार्ट 5 के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कराऊंगा फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यूड अंडर प्लानिंग टिल 1991। यानी कि 1991 तक, 1991 तक हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो कैसी थी। ठीक है, उसका रखरखाव कैसा था, कैसे उसमें काम हुए थे, कि कौन कौन सी चीजों को उसमें रखा गया था, वो सारी चीजें। यानी कि 1951 से लेकर और 1991 के बीच कितने तरह के अमेंडमेंट्स हुए थे, क्या क्या सुधार हुए थे, क्या क्या डेवलपमेंट हुए, तो वो सारी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी, उस वीडियो में मैंने आपको सारी की सारी पंचवर्षीय योजना यानी कि टोटल 5 ईयर प्लानिंग्स कंप्लीट कराई थी। उससे पहले मैंने आपको क्या, जो आपके शॉर्ट पीरियड गोल्स थे वो कंप्लीट कराए थे। ठीक है, उससे पहले मैंने क्या कराया था, मैंने आपको 3 तरह की इकोनॉमी पढ़ाई थी, यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्सर इकोनॉमी, यानी ठीक है, या मिक्सड इकोनॉमी, वो कराई थी। और बिल्कुल सीक्वेंस में चला रहा हूं, आपके चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा। इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट को फुली अपलोड करूंगा, आप टेंशन ना लो। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, इनको मैं थोड़ा सा करूंगा, इनको भी ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ये हालांकि अब कोचिंग वगैरह में इतना टाइम नहीं मिलता, लेकिन कोचिंग वगैरह में मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास जो है 15 तारीख से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अगर कोई इच्छुक विद्यार्थी है तो कॉन्टेक्ट कर सकता है 15 में ही। ठीक है, 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर। उसके बाद वहां पे लिखा है फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यूड अंडर प्लानिंग टिल 1991, यानी कि 1991 तक हमारी इकोनॉमी कैसी थी। उसके बाद यहाँ पे लिखा है नंबर, हेडिंग है, जितनी भी आपकी बुक में हेडिंग है सारी मैं क्लियर करूंगा, सारी एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। ठीक है, थ्योरी वगैरह आप लोग लिखने का काम करोगे, अपनी बुक वगैरह भी पढ़ते रहना, कि कभी कभी ये सोचो कि सर बस आपके यहाँ से ही सब कुछ हो रहा क्लियर, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आप अपनी बुक को लेकर बैठे और बुक के अकॉर्डिंग आपकी जो हेडिंग्स वगैरह है उसको भी आप लोग पढ़े। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए, जैसे कि हेडिंग नंबर फर्स्ट है हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी, जो इंडस्ट्री थी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां, जो यानी कि सरकारी जो उद्योग थे, सरकारी फैक्ट्री जो थी, बहुत बड़ी बड़ी सरकारी कंपनी जो थी, उनको आईपीआर यानी कि इंडस्ट्रियल प्रोटेक्शन रिस्ट्रिक्शन एक एक्ट आया था, जो कि आया था 1956 में। ठीक है, 1956 में ये एक्ट आया था। इसके द्वारा क्या हुआ, पहले क्या था, पब्लिक सेक्टर के अंदर बहुत सारी कंपनियां थी, बहुत सारी फैक्ट्रियां थी, तो पब्लिक सेक्टर पर लोड था। ठीक है, ओवरलोडिंग था, यानी कि ज्यादा बाहर आ गया एकदम गवर्नमेंट सेक्टर पे। तो गवर्नमेंट सेक्टर ने क्या किया, कुछ कंपनियां प्राइवेट सेक्टर के अकॉर्डिंग चला दी, यानी कि पहले जो टोटल फैक्ट्रियां थी वो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर थी। और गवर्नमेंट सेक्टर पे जब लोड हुआ, तब गवर्नमेंट सेक्टर ने क्या काम किया, उन्होंने कुछ कंपनियां यानी कुछ इंडस्ट्री किसको दे दी, प्राइवेट सेक्टर को दे दी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है आईपीआर जो आया था 1956 में, आईपीआर एक्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या है आईपीआर का मीन्स होता है इंडस्ट्रियल प्रोटेक्शन रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसी के अकॉर्डिंग ये एक्ट 1956 में आया था, और 1956 में इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या हुआ था कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनी, तो उनका डिवाइडेशन हुआ था, यानी कि 17 जो कंपनी थी, बड़े लेवल की जो कंपनी, यानी कि 17 इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर के अंदर रखी गई और 12 इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर के अंदर रखी गई। ठीक है, उसके बाद आता है आपका रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर था उसको भी रेगुलेटेड किया गया, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर था, प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो भी कंपनी थी उनको रूल और रेगुलेशन में रखा गया, यानी कि उनके लिए भी कुछ नियम कायदे कानून बनाए गए। तो यहाँ पे लिखा है जैसे कि अगर कोई कंपनी प्राइवेट सेक्टर के अंदर खुलना चाहती है तो उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। बिना रजिस्ट्रेशन और बिना लाइसेंस के कोई भी इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर में नहीं स्टार्ट होती। तो उसके बाद में एमआरटीबी एक्ट आया। एमआरटीबी एक्ट का मतलब होता है मोनोपोली एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। एमआरटीपी की फुल फॉर्म क्या होगी, एमआरटीपी की फुल फॉर्म होती है मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। ये जो एमआरटीपी एक्ट आया था, ये एक्ट आया था 1969 में, 1969 में ये एक्ट आया था। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना, एमआरटीपी के अकॉर्डिंग ही क्या जो कंपनियां थी वो कंपनियां प्राइवेट सेक्टर के अंदर गई, और जिसके लिए प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कराने जरूरी थे। ठीक है, बिना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के तो कंपनी कभी भी नहीं खुलेगी, आज तक भी नहीं खुलती। अगर किसी को अपनी कंपनी खोलनी हो, किसी को भी कोई भी इंडस्ट्री लगानी हो, तो सबसे पहले उसे लाइसेंस ही लेना पड़ेगा ना।
भाई नॉर्मली सी बात है, अगर किसी को जैसे सपोज करो भट्टे होते हैं, जो भट्टे होते हैं जैसे जहाँ पे ईंटें वगैरह बनती है, तो भट्टे लगाने के लिए भी लाइसेंस वगैरह की, परमिशन वगैरह की जरूरत होती है। कुछ भी खोल दो सबके लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है। उसके बाद में हेडिंग नंबर 3 है। हेडिंग नंबर 3 है आपकी प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री, यानी कि प्रोटेक्ट की गई जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री थी वो भी प्रोटेक्ट की गई, और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी वो भी प्रोटेक्ट की गई, यानी कि उनकी सुरक्षाओं के लिए, उन पर नियंत्रण रखने के लिए भी उनको नियंत्रित किया गया। अब उसके बाद अगर हम बात करें लार्ज स्केल इंडस्ट्री कैसी होती है और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कैसी होती है। इंडस्ट्रीज मेरे भाई दो तरह की होती है। नंबर एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री, यानी कि बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़े लेवल पे होते हैं, यानी कि जिनका जो प्रोडक्शन होता है वो काफी हाई लेवल पे होता है। ठीक है, जैसे आप सपोज करो गन्ना चीनी मिल के अंदर शुगर का कितना प्रोडक्शन होता है डेली, बहुत सारा। कैपेसिटी कितनी होती है, खपत की बहुत ज्यादा होती है। तो इसका मतलब जो चीनी मिल होते हैं वो चीनी मिल क्या हो गए, वो यानी कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है। आपकी जैसे BHAL होती है, ठीक है, भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल, ठीक है, कॉर्पोरेशन वो लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, यानी कि भेल BHEL, वो जो होती है ना बहुत बड़ी कंपनी होती है, यानी कि भारत सरकार की वे कंपनियां, इंडियन गवर्नमेंट की या प्राइवेट सेक्टर की वो कंपनियां जो बड़े लेवल पर काम करती है, जैसे टिस्को, टाटा की जितनी भी फैक्ट्री है, रिलायंस की जितनी भी फैक्ट्री है, वो सारी की सारी क्या लार्ज स्केल इंडस्ट्री, बड़े पैमाने की, यानी कि उनकी कैपेसिटी भी ज्यादा है, उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी ज्यादा है, ठीक है, और उनका प्रोडक्शन भी ज्यादा ही हो रहा है। इसका मतलब होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। और ऐसी इंडस्ट्री जिनकी कैपेसिटी कम हो, ठीक है, ये नहीं कि बिल्कुल ही कम हो, यानी कि कम हो, लार्ज स्केल से थोड़ी कम हो, ठीक है, लार्ज स्केल से कम हो, प्रोडक्शन कम हो, उनको बोलते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, यानी कि छोटे पैमाने के उद्योग। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके लार्ज स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया गया MRTP एक्ट बनाकर। जितनी भी लार्ज स्केल इंडस्ट्री थी, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी, उनको किसने, मोनोपोली एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट जो आया था 1969 में, इसी के अकॉर्डिंग लार्ज स्केल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर दिया गया। सर स्मॉल स्केल को कैसे प्रोटेक्ट किया, तो स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री थी उसको हैंडलूम बोर्ड बनाकर और सिल्क बोर्ड बनाकर इनको भी प्रोटेक्ट कर दिया गया। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत यहां तक, यानी कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री थी उनके लिए तो MRTP एक्ट आया। ठीक, MRTP एक्ट कब आया था, यह था 1969 में। और उसके बाद जो छोटे पैमाने के उद्योग थे, जो छोटी छोटी कंपनियां थी, इनको भी रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया, इनको भी क्या किया गया, इनको भी अगर हम बात करें, इनको भी क्या किया गया भाई, अरे मैं यार कंफ्यूज हो गया दोबारा, देखो लार्ज स्केल इंडस्ट्री MRTP द्वारा क्या सिक्योर होगी, और उसके बाद में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी, इनको भी क्या, इनको भी प्रोटेक्ट किया गया, और प्रोटेक्ट कैसे, हैंडलूम बोर्ड और सिल्क बोर्ड द्वारा इनको प्रोटेक्ट कर दिया गया। उसके बाद में हेडिंग नंबर 4 था आपकी डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, यानी कि जो हैवी इंडस्ट्री थी, हैवी इंडस्ट्री यानी कि बड़े उद्योग जो थे, इनके डेवलपमेंट के लिए क्या क्या सिग्निफिकेंस थे। अब यार देखो, ठीक है, प्रायोरिटी ऑन, इनको प्राथमिकता दी गई। ठीक है, जो हैवी इंडस्ट्री थी इनको ज्यादातर प्राथमिकता किस चीजों की दी गई, यानी कि इनको कौन कौन से काम इनको दिए गए, जो हैवी स्केल इंडस्ट्री होती है तो इनको काम दिए गए कौन कौन से, इलेक्ट्रिक गुड्स, यानी कि जो बिजली का सामान होता है, बिजली का सामान बनाने की जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, जैसे तारे वगैरह, केबल्स वगैरह, डिश वगैरह, ठीक है, और बल्ब, और उसके बाद में जो और बहुत सारे सिस्टम होते हैं उनको। ठीक है, एक सेकंड भाई, ठीक है भाई। उसके बाद ऐसे मैंने बताया कि डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, यानी जो हैवी इंडस्ट्री थी, हैवी इंडस्ट्री को किन किन चीजों की प्राथमिकता दी गई, ठीक है, किन किन चीजों के लिए इंपोर्टेंस दी गई, तो इनको इंपोर्टेंस यानी कि प्रायोरिटी ऑन, इनको प्राथमिकता दी गई। इलेक्ट्रिक गुड्स बनाने की, बिजली के सामान बनाने की, आयरन एंड स्टील गुड्स, और लोहे और स्टील के गुड्स बनाने की। ठीक है, ये थी मेन। उसके बाद है हेडिंग नंबर 5 आपकी फोकस ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फोकस ऑन सेविंग और इन्वेस्टमेंट पर बातचीत करते हैं। सेविंग और इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो उस टाइम पर लोग क्या थे भाई, पहले लोग क्या थे, अगर लोगों के पास में अच्छा खासा पैसा था तो क्या थे, वे लोग उस पैसे का यूज नहीं करते थे, बचा कर रखते थे, यानी कि सेविंग करते ज्यादा से ज्यादा। और आपने सुना भी होगा पहले गड्ढे वगैरह खोद के उनमें पैसा अपना छुपा देते, तो क्या होता, उससे करेंसी जो थी ना वो करेंसी कम हो जाती है, और करेंसी कम होने के बाद में करेंसी का मिस यूज होता, यानी कि वो जो उन्होंने दाब कर रखी गड्ढे के अंदर उसका तो यूज ही नहीं हो रहा, तो यानी कि वो करेंसी यूज में नहीं है। इससे क्या हुआ, इससे इंडियन इकोनॉमी को लॉस हो रहा था बहुत ज्यादा।
तो इसीलिए क्या हुआ, इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे इस पर भी रूल और रेगुलेशन बनाई, रेगुलेशन तो नहीं बनाई लेकिन रूल बनाए। रूल क्या बनाए, यानी कि सेविंग के लिए क्या क्या, अगर कोई व्यक्ति सेविंग करना चाहता है, गड्ढे वगैरह खोद के पैसा मत दबो उसमें, क्या करना, आप अपना पैसा बैंकों के अंदर जमा करो, और अगर आप अपना पैसा यानी कि जो आप अपना पैसा गड्ढे के अंदर छुपा रहे थे वही अब अपना पैसा आप बैंक में जमा करो। जब बैंक में जमा करेंगे तो लोगों ने पूछा सर क्यों करे बैंक में जमा, कोई रीजन तो होगा, क्यों करे, हम तो नहीं करते। तब गवर्नमेंट ने क्या काम किया, गवर्नमेंट ने कहा कि आपको हाई इंटरेस्ट रेट मिलेगा, यानी कि आपको ज्यादा से ज्यादा ब्याज मिलेगा इस चीज का। इसीलिए पब्लिक जो थी, पब्लिक ने गड्ढे में छुपाना बंद करके और कहां पर बैंकों के अंदर जमा कराना शुरू किया, क्योंकि उनके पास जो सेविंग थी वो और इंक्रीज हो रही थी। उसके बाद में आता है सेकंड पॉइंट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे बताया गया कि आप लोग पैसा छुपा के मत रखो, उसी पैसे को आप लोग सेविंग तो कर रहे हो, सही बात है, सेविंग करना, सेविंग करो, लेकिन उसी सेविंग को आप लोग इन्वेस्ट भी करो, यानी कि इन्वेस्ट करो। अगर इन्वेस्ट नहीं किया तो क्या होगा, लॉस होगा, अगर इन्वेस्ट कर दिया हो कहीं पे तो क्या होगा, वही प्रॉफिट में चेंज होगा। तो इन्वेस्ट करने के बाद में कहां पे इन्वेस्ट बोला कि आप लोग कैपिटल गेन्स, ठीक है, कैपिटल गेन्स एंड सब्साइडर्स, यानी कि आप लोग उस पैसे का यूज करो, ठीक है, कहीं ना कुछ आप लोग उसका करो, ठीक। अच्छी बात है सेविंग करना, लेकिन ऐसे नहीं कि गड्ढे खोद के उसमें छुपाना, गड्ढों में नहीं। इसलिए आप लोग अपना पैसा बैंक के अंदर जमा करो ताकि आपको हाई इंटरेस्ट रेट यानी कि ज्यादा से ज्यादा ब्याज प्रोवाइड हो सके, ठीक है, इसीलिए। और गड्ढों में छुपाने वाली वो जो कला थी ना वो बंद होगी। उसके बाद में लोगों का जो पैसा था, पब्लिक का जो पैसा था, वो पैसा बैंकों के अंदर सेव होना शुरू होगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रही होगी चीजें। एक बार और समझिए, हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर, यानी कि जो बड़े उद्योग थे, यानी कि जो गवर्नमेंट के अंडर में जो इंडस्ट्रियां थी, यानी कि पब्लिक सेक्टर के अंदर जो इंडस्ट्रियां थी, उनको आईपीआर एक्ट बना के 1956 में डिवाइडेशन किया गया, यानी कि आईपीआर एक्ट बनाया गया, और ये एक्ट बना था 1956 में। इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, गवर्नमेंट के अंडर पहले बहुत सारी कंपनियां थी, बहुत सारी इंडस्ट्री थी, जिससे गवर्नमेंट पे क्या था, लोड था। उसके बाद में क्या किया कि गवर्नमेंट ने 17 जो इंडस्ट्रियां थी वो पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत रखी, यानी कि 17 फैक्ट्री, बड़ी बड़ी 17 कंपनियां किसके अंदर रखी, सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत रखी, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, और 12 प्राइवेट कंपनी यानी कि 12 जो फैक्ट्री थी, 12 जो इंडस्ट्रियां थी वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर रखी गई। उसके बाद सेकंड नंबर है रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर था, प्राइवेट सेक्टर को भी रेगुलेटेड किया गया, यानी कि प्राइवेट सेक्टर के लिए भी रूल और रेगुलेशन बनाई गई। जैसे प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्या रूल और रेगुलेशन थी कि आप सभी को लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होगा। उसके बाद में एमआरटीपी एक्ट बनाया, एमआरटीपी एक्ट यानी कि मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्ट ट्रेड प्रैक्टिस, और ये एक्ट 1969 में बनाया था। इसी एक्ट के द्वारा ये प्रोटेक्ट की गई सारी इंडस्ट्रियां, समझ रहे हो। उसके बाद आता है थर्ड हेडिंग, प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री, यानी कि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री थी उनको भी प्रोटेक्ट किया गया, और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी उनको भी प्रोटेक्ट किया गया। अब प्रोटेक्ट कैसे किया गया, यहाँ पे देखो, लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो थी, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां थी, उनको एमआरटीपी एक्ट ने प्रोटेक्ट किया, और उसके बाद जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी उनको हैंडलूम बोर्ड और सिल्क बोर्ड बनाकर उनको प्रोटेक्ट किया गया, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है हेडिंग 4, डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, यानी कि जो हैवी इंडस्ट्रियां थी उनको किस मतलब उनको कैसी कैसी प्रायोरिटी दी गई, यानी कि उनको कौन कौन से ज्यादा काम दिए गए जो हैवी इंडस्ट्रियां थी। तो यहाँ पे लिखा है प्रायोरिटी ऑन इलेक्ट्रिक गुड्स, यानी कि उनको इलेक्ट्रिक गुड्स बनाने का काम दिया गया, आयरन एंड स्टील गुड्स, और उनको लोहे और स्टील की जो गुड्स है यानी कि जो वस्तुएं हैं उनको बनाने का भी काम दिया गया। उसके बाद है आपकी हेडिंग नंबर 5, फोकस ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जो लोग सेविंग करके रखते थे, यानी कि जो बचत थी, बचत पे भी क्या जोड़ दिया गया, यानी बचत पे भी फोकस किया गया, सेविंग पर फोकस किया गया। मैं बता रहा हूं, पहले क्या था, गड्ढों के अंदर लोग पैसे छुपा देते थे, तो उससे क्या हुआ, करेंसी कम हुई, यानी कि इकोनॉमी माइनस में जा रही थी, इकोनॉमी के पास में करेंसी की बहुत ज्यादा कमी हो रही थी। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक जो है प्लानिंग की और कहा कि आप लोग गड्ढों में ना छुपा के बैंकों के अंदर अपनी सेविंग शुरू करो। अगर आप लोग बैंकों के अंदर अपनी सेव किया हुआ अपना पैसा बैंकों के अंदर रखोगे तो आपको उसी पैसे का क्या हाई इन्वेस्टमेंट रेट यानी कि ज्यादा से ज्यादा ब्याज प्रोवाइड होगा और आपका बेनिफिट होगा। और दूसरा है आपका जो इन्वेस्टमेंट है, सेविंग के लिए क्या किया गया, सेविंग के लिए हाई इन्वेस्टमेंट रेट किया गया। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो कैपिटल गेन्स एंड सब्साइडर्स, यानी कि उन्होंने कहा कि आप लोग इस पैसे का यूज करो, समझ रहे हो, इसका कहीं ना कहीं इसका यूज करो। उसके बाद है हेडिंग नंबर 6, प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, यानी कि फॉरेन कंपटीशन का मतलब होता है
ट्रेड, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेन कंपटीशन, यानी कि हम लोग अगर विदेश से व्यापार कर रहे थे तो उस पर भी क्या किया गया, उस पर भी फॉरेन ट्रेड का क्या प्रोटेक्ट किया गया। यानी कि अगर हम विदेश किसी दूसरे देश के साथ में ट्रेड कर रहे तो उस पर क्या किया गया, प्रोटेक्शन किया गया। जैसे हाई इंपोर्ट ड्यूटीज एंड क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, यानी कि अगर हम किसी दूसरे देश के साथ में एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस पर भी क्या लगाया गया, हाई इंपोर्ट ड्यूटीज, यानी कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाया गया। ठीक है, और उसके बाद क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि और बस केवल और केवल कुछ अधिकार दिए गए ताकि हम कुछ ही गुड्स, यानी कि सारी वस्तुएं नहीं, केवल और केवल कुछ गुड्स का ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें। एक तो क्या था, हाई इंपोर्ट ड्यूटी लगाई, और ऊपर से क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, यानी कि कुछ गिनी चुनी वस्तुएं रखी गई, केवल आप इन वस्तुओं का ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, ऐसा क्यों किया, ऐसा इसीलिए किया क्योंकि हमें डर था अगर हमने ज्यादा काम कर दिया, अगर हमने ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट अदर कंट्री के साथ कर दिया, और या फिर कोई दूसरी कंट्री इंडिया में आके एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर दिया ज्यादा बड़े लेवल पे, तो फिर पहले वाली स्थिति पैदा हो जाती है जैसे ब्रिटिशरों ने इंडिया में आके क्या हाई टैक्स लगाए थे हम पे, और उसके बाद ब्रिटेन के साथ में एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ था, जैसे कि आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है। तो इसीलिए हमें डर था, इसीलिए हमने उस डर को, हमें ये था कि भारत मार्केटिंग के हिसाब से कभी दोबारा गुलाम ना हो जाए, इसीलिए क्या किया कि हमने जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग थी, यानी कि जो फॉरेन कंट्रीज के साथ ट्रेड था हमारा, उस पर भी क्या किया, हाई इंपोर्ट ड्यूटीज, यानी कि जो देश अपनी वस्तुएं लेकर इंडिया में आ रहा बेचने के लिए उस पर हाई इंपोर्ट ड्यूटीज लगाई गई, और क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, यानी कुछ ही वस्तुएं थी ऐसी जिनका इंपोर्ट हो सकता था। उसके बाद में यानी कि इसका कुल मिलाकर कर देखें तो यहाँ पे ये था कि छोड़ो है, अगले वाले में बात करेंगे, ज्यादा लंबा हो जाएगा काम। फिर उसके बाद है पॉइंट नंबर 7, फोकस ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, फोकस किया गया इंपोर्ट पे, जो वस्तुएं बाहर से आ रही, ठीक है, जो वस्तुएं ऐसी गुड्स जो फॉरेन, यानी कि फॉरेन कंट्री हमें इंपोर्ट कर रही। देखो दो वर्ड होते हैं, एक तो एक्सपोर्ट करना, एक इंपोर्ट करना। अगर ये मार्कर है मैंने बनाया, इस मार्कर को मैं पाकिस्तान बेच कर आता हूं, ठीक है, तो वो होता है एक्सपोर्ट करना। अगर पाकिस्तान की कोई भी मार्कर या कोई भी इंक इंडिया में आती है तो वो बोलता है इंपोर्ट करना। समझ रहे, एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात करना और इंपोर्ट का मतलब होता है आयात करना। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद अगर बात करें फोकस ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जो चीज बाहर से इंडिया में आ रही, ठीक है, जो चीज बाहर से इंडिया में आ रही है, यानी कि ऐसी वस्तुएं जिनकी मार्केटिंग, यानी कि अगर कोई भी अदर कंट्री है और वो अपनी गुड्स को लेकर इंडिया में आ रहा बेचने के लिए, तो उसको बोलते हैं क्या, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे लिखा सेव फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि इससे क्या होगा, इससे हम भाई क्या काम करेगा, अगर कोई वस्तु बाहर से आओगी तो यहाँ पे लिखा है सेव फॉरेन एक्सचेंज और सेल्फ सफिशिएंट, यानी कि हमें आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। ठीक है, वो वस्तुएं जो विदेश से हम लोग ले रहे हैं, जो दूसरी कंट्री अपनी कंट्री में लेकर आ रही है, वो वस्तुएं, जैसे सपोज करो अभी पाकिस्तान है, पाकिस्तान अपना सामान इंडिया में लेकर आ रहा, ठीक है, तो हमने क्या किया, हम जब उससे हम सामान खरीदेंगे तो हमारी ज्यादा से ज्यादा करेंसी किसके पास जा रही, तो हमारी जो ज्यादा से ज्यादा करेंसी है वो करेंसी पाकिस्तान के पास जा रही, इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेनिफिट है। तो हमने क्या किया, हमने सेल्फ सफिशिएंट का एक नारा दिया, यानी कि सेल्फ सफिशिएंट, हमने बोला कि हम लोग सेल्फ सफिशिएंट होएंगे। इसका मतलब होता है सेल्फ सफिशिएंट का मींस होता है आत्मनिर्भर, यानी कि पाकिस्तान से जो वस्तुएं आ रही थी इंडिया में, वे वस्तुएं इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करनी, और जब इंडिया में ही वो वस्तुएं बनने लगेगी तो हमें पाकिस्तान की कोई जरूरत ही नहीं है। इसीलिए हम क्या बोला, हमने सेव फॉरेन एक्सचेंज और सेल्फ सफिशिएंट। समझ गए, ये ध्यान रखना। सेल्फ सफिशिएंट का मतलब होता है आत्मनिर्भर होना, यानी कि वो वस्तुएं जो हम दूसरे देशों से खरीद रहे थे उन वस्तुओं को हम अपने देश में ही बनावे और उनका यूज करें, यूटिलाइज करें। ठीक है, उसके बाद में पॉइंट नंबर 8, रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन कैपिटल। रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन कैपिटल, ठीक है, इसका नाम दिया गया FERA, फेरा, यानी कि जो फॉरेन कैपिटल है उनके लिए भी क्या बनाएगा, फेरा, FERA, फेरा बनाएगा। इसका होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। क्या, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ठीक है भाई, फेरा, फेरा की फुल फॉर्म क्या होती है, FERA, फेरा, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। उसके बाद 9th है आपका, इसको मैं बताऊंगा, अलग से बताऊंगा, इसकी वीडियो डालूंगा अलग से। फेरा, ठीक है, क्या था फेरा, बनाया कैसे था, रीजन क्या था इसका, और इसके काम क्या थे, और इसने स्टार्टिंग में क्या किया था, और लास्ट तक क्या क्या, इसने सारी चीजें बताऊंगा अलग से पार्ट में। आपके सिलेबस में नहीं है वो चीजें, लेकिन फिर भी मैं आपको नॉलेज देने के लिए बताऊंगा फेरा क्या है। उसके बाद में है सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। उसके बाद में पॉइंट 9, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग हुई, और सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग यानी 1991 तक तो ऐसी चली रही कंडीशन, ठीक है, पता भी नहीं लग पाया। लेकिन 1991 के बाद में फिर क्या की गई, 1991 यानी कि 1991 के बाद में दोबारा से क्या करनी पड़ी, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, यानी कि 5 ईयर प्लानिंग दोबारा से बनाई गई। ठीक है दोस्तों, तो
आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आती है तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूले। अगर आप लोगों का प्यार बढ़ता मिलता है तो मैं आपके लिए सदैव तत्पर रहूंगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो 12th के सारी फुली अपलोड कर दूंगा, आपका बेनिफिट रहेगा, उसमें ट्यूशन वगैरह के पैसे बच जाएंगे, ठीक है। और भाई इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट तो मैं कराऊंगा ही, इसीलिए आप लोग जो है चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और कमेंट करें, अपना प्यार बनाए रखें, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं।